सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। वर्तमान में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पप्पू यादव जी कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय नेता एवं इस क्षेत्र के पूर्व सांसद शरद यादव फिर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में तेजी से एक नाम जो जनमानस में तैर रहा है और इस क्षेत्र की जनता इस जड़ता को तोड़ने का मन बना चुकी है, वह नाम है हलधरकांत मिश्रा। हलधरकांत मिश्र इस क्षेत्र के लिए कोई नया नाम नहीं, बल्कि पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से प्रदेश की राजनीति में प्रवेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय रामसुंदर दास जी की सानिध्य में समाजवाद की धारा को मजबूती प्रदान की। जनता दल यूनाइटेड के तीन बार वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफी निकटस्थ माने जाते हैं। मधेपुरा के लोग इनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और यहाँ के लोग बार बार यहाँ के जातीय जड़ता को तोड़ने के लिए सामाजिक समरसता प्रस्तुत करने को आतुर हैं। वैसे में श्री हलधरकांत मिश्र की दावेदारी में कितना दम है, हम उनसे आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। हलधरकांत मिश्र जी, उन्हीं के मुख से हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं वहां की वर्तमान स्थिति के संबंध में। आदरणीय मिश्रा जी, आपसे कुछ प्रथम तो आपको हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए धन्यवाद। आपको भी। और अब हम आपसे मधेपुरा क्षेत्र की संबंधित कुछ जानकारी वहाँ की जनता को जो मधेपुरा के हैं या सामाजिक ताना बाना तोड़ने में जो जातीय ताना बाना बिहार में गढ़ कर चुका है, उसे तोड़ने के लिए सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए समता मैत्री भावना की भाईचारा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए आपसे हम कुछ आपके क्षेत्र संबंधित सवाल करेंगे। आपका मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, जहां के लोकसभा उम्मीदवारी का आप दावेदारी कर रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, इस पर जरा प्रकाश डालें। सबसे पहले मेरा कोई व्यक्तिगत दावेदारी तो वहाँ है नहीं। वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो मंशा है, जो माननीय नेता हमारे आदरणीय नीतीश जी से जो बातचीत है या मुख्यालय से जो संवाद है, उसी की बात है। हम अपनी तरफ से तो कहीं कोई दावेदारी किए नहीं है, लेकिन अगर नेतृत्व हमारे ऊपर थोपेगा तो मैं अक्षरशः उसके केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करूँगा। नंबर 2, इतिहास के विषय में पुराना इतिहास तो है, 1952 से लेकर के आज तक जो है सब समाज के सामने है। किस तरह का नेतृत्व रहा है, किस तरह से वहाँ के सांसद रहे हैं, एक एक आदमी जानती है, हमसे ज़्यादा जानती है। दूसरा, 2009 से नया परिसीमन हुआ है, सामाजिक समरसता बनी है, लोगों व्यक्ति विशेष पर सारे लोगों का अपना विचार है और यही वहाँ का इतिहास भी है, राजनीतिक इतिहास। एक एक आदमी जानता है, कहने की जरूरत नहीं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है? मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। पहला है सहरसा, दूसरा है महसी विधानसभा क्षेत्र, तीसरा है सोनबरसा, चौथा है मधेपुरा, 5वां है बिहारीगंज, छठा है आलमनगर विधानसभा क्षेत्र। ये 6 विधानसभा मिल करके
एक लोकसभा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का नामाकरण हुआ है। तो यहाँ जो लोग कहता है मधेपुरा गोप का, तो क्या गोप यानी जादुओं का संख्या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? ये एक्चुअली है क्या कि राजनीति की शुरुआती दौर में ही एक नारा लगा था उस इलाके में, जैसा मैंने सुना है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। ऐसा क्यों कहा गया हमको समझ में बात नहीं आती, क्योंकि इस नारा के विपरीत वहाँ का सामाजिक समीकरण है। अभी तक विकास का लोग जो बदलाव करते हैं तो विकास के लिए करते हैं। अभी उस क्षेत्र में विकास का कितना किरण पहुंचा है विधानसभा क्षेत्रवार, आप संक्षिप्त में उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक्चुअली है क्या, वो लूटपाट का इलाका रहा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से काफ़ी आक्रांत इलाका रहा है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, और उसमें सरकार की जो भी योजना जाती रही गांव तक पहुंचा नहीं, ज़मीन तक पहुंचा नहीं, लूटपाट मचता रहा है। और अब थोड़ा सा आम लोगों की जागरूकता के कारण कुछ काम बढ़ा है। दलित समाज के लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेबसी दर्द कसक वेदना तरफ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहा है। लेकिन टोला सेवकों ने, विकास सेवक ने, मरकजी के साथियों ने मिल करके वहाँ एक नया वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमको लगता है वो कुछ किरण तस्वीर बदलने लगा है। कोसी क्षेत्र के लोग सहरसा में एम्स निर्माण के लिए काफी दिनों से संघर्षरत हैं, उसमें आपकी क्या सहभागिता है? सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक रूप से वो बीमारी का उद्गम केंद्र है कोसी का इलाका, ये सबसे पहले आप स्वीकार कर लीजिए। आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे, वो पटना में अगर आ गए महावीर कैंसर संस्थान या क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, या कहीं भी दिल्ली चले गए एम्स में, या राजीव गांधी कैंसर संस्थान, टाटा कैंसर संस्थान, या बम्बई कहीं जाएंगे, तो आप देखेंगे कैंसर का जो भी रोगियों की संख्या है वो 70% कोसी के इलाके का, सहरसा मधेपुरा पूर्णिया अररिया किशनगंज इस इलाके का ही रोगी है। ये मान लीजिए कि बीमारी और कैंसर बीमारी का उद्गम केंद्र है, तो उस केंद्र में एम्स की स्थापना तो होना ही होना चाहिए। आम लोगों का भी मांग है, और हम लोग लगे हुए हैं कि सहरसा में हो। वहाँ पे कई साथी हैं, प्रवीण आनंद जी हैं, विनोद कुमार झा साहब हैं, और भी तमाम महत्वपूर्ण साथी हैं जो निर्माण के संघर्ष के लिए लगा हुआ है। हम लोग फिजिकली नैतिक रूप से उस आंदोलन के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भी सहयोग करेगी, और भारत सरकार निश्चित रूप से सहरसा में एम्स के निर्माण की जल्द से जल्द घोषणा करेगी, और हम लोग पूरा उस आंदोलन के साथ हैं। मधेपुरा पिछड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टि से भी काफी आपदाग्रस्त है, तो वहाँ किस तरह का व्यवस्था सरकार के द्वारा हो, उद्योग का या सिंचाई के साधन का, जिससे वहाँ के लोगों के रहन सहन का और ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिले? कोसी प्राकृतिक आपदा का भी केंद्र बिंदु है। जब कोसी की इच्छा होती है दहा बहा ले जाता है, आदमी एकदम तबाह हो जाता है। सिंचाई विभाग तो बन गया भारत सरकार में और बिहार सरकार में। जल प्रबंधन का जब तक वहाँ पर कोई जाल नहीं बिछेगा, वहाँ के अतिरिक्त पानी का कहीं सदुपयोग नहीं होगा, निकासी का रास्ता नहीं बनेगा, तब तक कोसी का इलाका बाढ़ के इलाके के रूप में जाना ही जाएगा। भारत सरकार और बिहार सरकार को जल प्रबंधन के संबंध में योजना बनानी चाहिए, ताकि कोसी के बाढ़ के अस्थायी खतरा से लोगों को मुक्ति मिल सके। बाढ़ का अस्थायी समाधान क्या है? हमने अभी बताया था कि कोसी में पानी तो आ जाती है बाढ़ के नाम पर, निकासी का रास्ता नहीं है,
और राष्ट्रीय और बिहार सरकार ही इस योजना का कोई मूर्त रूप दे सकता है, ताकि उसका कोई चैनल बन सके, रास्ता निकल सके। और जल प्रबंधन की अगर योजना बनती है तो निश्चित रूप से ज़्यादा बाढ़ के पानी का सदुपयोग हो जाएगा। के जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या माइनॉरिटी के हो या ओबीसी के हो, जो गैर भूमि वाले हैं, जिन्हें भूमिहीन कहा जाता है, वैसे मजदूर हमेशा पलायन करते रहते हैं। तो कौन सा योजना वहाँ इस तरह का सरकार चलावे जिससे कि इनके पलायन पर रोक लगे? जो भी योजनाएं चल रही हैं, अगर वास्तव में तरीके से अगर चलने लगे, सब सक्रिय हो जाए योजना, तो निश्चित रूप से एक एक आदमी का विकास हो जाएगा। आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न डाला है। हमारे दलित समाज के लोगों को कई तरह की योजनाएं, इंदिरा आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अलग से भी योजना है, ये सब का लाभ मिल रहा है। कुछ जीवन यापन की जिंदगी में विकास तो आया है। हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग भी हैं, उनका भी विकास हो रहा है। और सामाजिक ताना बाना में हृदय से लगे हुए हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उस इलाके में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी का है तो अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज का है। उसमें भी विकास की किरण दौड़ी है, और हमको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा तस्वीर बन के उभरेगा, बहुत अच्छा तस्वीर बन के उभरेगा। इस काम में सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों लगी हुई है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का राजनीति क्या है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ अदब के साथ कि 8-10 परिवार है उस इलाके में, और शुरू से विशेषकर 1952 से लेकर के आज तक उन्हीं लोगों का दबदबा रहा है, और उन्हीं के आपस में राजनीति घूमती रही है। जब तक नया नेतृत्व नहीं आएगा, वहाँ पे गांव से नेतृत्व नहीं उभरेगा, जो गरीब गुरबा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसके दिल की दर्द की आवाज़ कोई नहीं बनेगा, तब तक नई राजनीति की शुरुआत नहीं हो सकती। आज भी वहाँ का स्थानीय राजनीति 8-10 परिवार के बीच में ही केंद्रित है। यही उसका इतिहास है वहाँ की राजनीति का। अब आपसे अंतिम सवाल, मधेपुरा का भविष्य क्या है? मधेपुरा का भविष्य बहुत उज्जवल है। खेती के नाम पर, व्यक्ति विशेष के नाम पर बहुत भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल भविष्य है। आप मधेपुरा के लोगों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? बस मेरी यही इच्छा है कि वहाँ के एक एक लोगों को सुख, समृद्धि और वैभव की जिंदगी मिले, और ईश्वर उसके साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको सफलता मिले, वहाँ के लोगों का उन्नति हो, वहाँ भाईचारा का विकास हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको फिर से मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत